हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल के जो कॉम्बिनेशंस हैं, तो जनरली सेल के तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, वो होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी सेल में सेम करंट पास हो। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी सेल्स में सेम करंट पास हो, उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या था? ऐसा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रजिस्टर में क्या सेम हो, करंट सेम हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे? रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर आप अभी पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी क्या था? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कैपेसिटर में क्या सेम था? चार्ज सेम था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट या चार्ज। ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी सेल में करंट सेम हो, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का। ये कोई सेल है ना, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ मान लो E1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं R1 है। ठीक है। इस सेल को मैंने किसी दूसरे सेल से जोड़ दिया और इस प्रकार जोड़ दिया इसको। ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ ये आपका कोई दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ दिया हमने इसको। अब ये क्या हो गया आपका? ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये सेल का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल का। अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हो सर्किट में। इस कॉम्बिनेशन को सर्किट में कहीं भी लगा सकते हो जहां पे आपको रिक्वायरमेंट हो। मान लो इसको मैं लगा देता हूं किसी रजिस्टर के साथ जोड़ दिया मैंने। ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R। तो what is R? Resistance of the external circuit. What is R? Resistance of external circuit. External circuit. जिस सर्किट में आपने कॉम्बिनेशन लगा रखा है, उस कॉम्बिनेशन की, उस सर्किट की रेजिस्टेंस आपकी R। यहां पे देखो, इसमें क्या है कि मान लो इस कॉम्बिनेशन में, यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन इस सर्किट में लगा है, ये कॉम्बिनेशन मान लो कितना करंट सप्लाई कर रहा है? I। इस कॉम्बिनेशन ने इस सर्किट में कितना करंट दिया? I करंट सप्लाई किया। ठीक है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को हटा के, अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल सेल लगा दूं, मतलब ऐसे, यहां पे ये आपका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस है R। इससे क्या करना आपको? इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक सेल लगाना, सिंगल सेल। ठीक है। तो ये सिंगल सेल लगा दिया। अब अगर ये सिंगल सेल भी इस सर्किट को अगर ये सिंगल सेल सेम करंट सप्लाई कर रहा है जितना ये कॉम्बिनेशन कर रहा था, अगर ये अकेला सेल इस सर्किट को उतना ही करंट सप्लाई कर रहा है जितना ये कॉम्बिनेशन कर रहा था, यहां भी I है, यहां भी I है, तो इस अकेले सेल को, इस सेल को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेल बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन के। ये अकेला सेल क्या है? इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। वही काम ये अकेला कर सकता है जो ये पूरा कॉम्बिनेशन कर रहा था। ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ होगा, इस सेल का जो ईएमएफ होगा, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पे क्या है? हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे डिपेंड करेगा? E1 E2 के ऊपर, और R इक्विवेलेंट कैसे डिपेंड करेगा? R1 R2 के ऊपर। वो रिलेशन निकालना हमें। देखो, अब हम क्या करेंगे? मान लो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका
मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब तो इसको सी मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं बी, ये जो बीच में पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सी आपका। अब ये मान लो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जहां पे आपका ये कॉम्बिनेशन लगा है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेता हूं मैं कितना है, V है। कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ भी कितना, ये पॉइंट भी आपका A हो जाएगा, भाई ये पॉइंट A है ना, कॉम्बिनेशन की जगह कौन लगा है, सिंगल रेजिस्टर लगा है, तो ये C है, तो ये पॉइंट भी आपका C है। तो V is potential difference, V is potential difference between A and C। मान लेता हूं A और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो जितना करंट इस सेल में है उतना करंट इस सेल में भी है, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा, इसमें कितना करंट है, करंट इसमें है I, कितना करंट इसमें, I करंट है। तो I करंट है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपका देखो VA माइनस VC, इसको मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, VA माइनस VC को क्या मान लिया, V मान लिया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो VA माइनस VB माइनस VB ये हो गया, प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू V। कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की यहाँ पे, इसमें माइनस B ऐड कर दिया, माइनस B ऐड कर दिया और माइनस मतलब V को ऐड कर दिया, VB को ऐड कर दिया और VB को माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, VA माइनस VB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो गया, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VC इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का सम किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, ठीक है। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, हमें नहीं पता इस सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें तो पता है इस सेल का ईएमएफ पता है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, जब हमने सेल का टॉपिक किया था तो वहां पे ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, देखो यहाँ पे ये आपका जो आपके सेल है ये किस में लगे हैं, सर्किट में लगे हुए हैं। तो सर्किट में अगर सेल कनेक्टेड है उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या रिलेशन था, वहां पे दो केस मैंने बनाए थे। एक केस बनाया था कि अगर सेल करंट सप्लाई कर रहा है, अगर सेल क्या कर रहा है, सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके बराबर था, ईएमएफ सेल का और माइनस कितना करंट सप्लाई कर रहा वो इनटू उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट में ये भी करंट सप्लाई कर रहा है और ये भी करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों सप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसे लिखेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे सेल का E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू V, ठीक है। अगर कोई सेल करंट सप्लाई नहीं कर रहा, वो करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें यहाँ पे साइन प्लस का लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1 एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 2। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और ये दोनों टर्म में एक साथ लिखूंगा। इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, I, और यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। इस इक्वेशन को अब मैं बोलूंगा इक्वेशन 1, ये आपकी होगी, इसको नंबरिंग कर देता हूं इसकी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेम ये यहाँ पे देखें इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान रखा है मैंने, V।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू वी। यहाँ पे एक सेल है, तो इसमें क्या लिखूंगा, देखो इस एक सेल में वी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे वी ए माइनस बी सी किसके बराबर होगा, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, इस सेल का ईएमएफ ई इक्विवेलेंट माइनस करंट कितना है, वही आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर लो। क्या करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट साइड में दोनों के v है, इसके देखो यहाँ पे E इक्विवेलेंट है, इसमें यहाँ पे E इक्विवेलेंट है, इसमें I का कोफिशिएंट R इक्विवेलेंट है, इसमें I का कोफिशिएंट R1 प्लस R2 है। तो दोनों के कंपैरिजन से मैं ये कह सकता हूँ कि जो E इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमारा था R इक्विवेलेंट और ये हमारा था E इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सीरीज में क्या करते हैं, दोनों का ईएमएफ जोड़ देते हैं, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ। और दोनों सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो वो किसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो आपके इक्विवेलेंट सेल की रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास, यहाँ मैंने दो सेल लिए थे, अगर आपके पास मोर देन 2 सेल हो, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल हो तो उसमें क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, n नंबर ऑफ सेल ले लेता हूँ। तो अगर n नंबर ऑफ सेल हैं, देखो 4 n नंबर ऑफ सेल, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे सर्किट को। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 सेल लगे हैं, इस तरीके से आपके कितने सेल हैं, n सेल लगे हैं। दिस इज nth सेल, दिस इज nth सेल। तो ये सबकी डायग्राम बन गया। मान लो कितने सेल है अपने पास, n सेल हैं, 1 सेल 2 सेल एंड अप टू n सेल। तो इसका En, nth सेल का ईएमएफ En हो गया और nth सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी Rn, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये आपका कॉम्बिनेशन, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब 2 थे तो E1 प्लस E2 था। अगर n सेल हैं तो क्या कर दो, सभी को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। ये आ जाएगा आपका nth सेल के केस में। मतलब कितने भी सेल दे रखे हो सभी का सम कर दो, इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस एड सोन Rn। तो ये हो जाएगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या ले लेते हैं, अगर देखो, अगर क्या है, इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En, सभी सेल की जो ईएमएफ है, सभी सेल का जो ईएमएफ है, अगर वो मान लो E के बराबर है, सभी का मतलब ईएमएफ बराबर है, अगर सभी सेल का ईएमएफ बराबर है और सभी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मान लो क्या है, बराबर है, मतलब सारे के सारे सेल क्या है, आइडेंटिकल है, सारे के सारे सेल क्या है, आइडेंटिकल है। या तो ये बोल दे कि सभी सेल क्या है, आइडेंटिकल है, या ये बोल दे कि सभी का ईएमएफ बराबर है और सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। तो उस केस में जो आपका ईएमएफ हो जाएगा ना, E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, E1 प्लस E2 अप टू En, तो सभी E के बराबर है, E प्लस अप टू En। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ E। तो एक सेल के ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर दो n से, नंबर ऑफ सेल से। अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ एक सेल की रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आपका इसके केस में nth
आइडेंटिकल सेल के केस में अगर n नंबर ऑफ सेल है और सभी आइडेंटिकल है, अब देखो कितना करंट सप्लाई होगा इसमें। देखो ये सब सेल के हैं आइडेंटिकल है, E1 E2 सब किसके बराबर है, E के बराबर है, सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि E1 किसके बराबर, E के बराबर है, E2 किसके बराबर, E के बराबर है, और nth भी E के बराबर है, सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है। तो इस केस में आपका जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कितना करंट सप्लाई करेगा सर्किट को, ये जो आपका एक्शन सर्किट है इसको कितना करंट सप्लाई करेगा वो निकालेंगे, आई निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं इस कॉम्बिनेशन का देखो, अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेल का डायग्राम बनाऊं, इक्विवेलेंट सेल का, तो कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट सेल का ऐसा बनेगा, ये लगा दिया इक्विवेलेंट सेल और ये होगी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सेल का EMF कितना, NE कितना हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, N टाइम्स ऑफ R। इसको किससे लगाना है, एक रजिस्टर से लगाना है जिसकी रेजिस्टेंस हमने क्या ले रखी है, R ले रखी है। ये कौन है, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर है ये, ठीक है। तो कितना करंट सप्लाई करेगा, I करंट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करके हम I निकाल सकते हैं। तो I किसके बराबर हो जाएगा, I हो जाएगा EMF, कितना EMF है, N टाइम्स ऑफ T अपॉन इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट की, इस सेल की नहीं, ओम्स लॉ में किसकी रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे पूरे सर्किट की। तो सर्किट में दो रेजिस्टर हैं, एक की रेजिस्टेंस कितनी है, N टाइम्स ऑफ R, और दूसरे की कितनी है, कैपिटल R। दोनों किसमें है, दोनों सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, N टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R। तो ये हो जाएगा इस सर्किट का करंट, ओम्स लॉ लगा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये करंट आपका मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, I मैक्सिमम करना, तो I इक्वल टू I मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम कब होगा, when देखो यहाँ पे मैं कुछ केस लेता हूँ, पहला केस में ही मान लेता हूँ, फर्स्ट केस में यहाँ लेता हूँ, देखो केस वन देखेंगे किस केस में मैक्सिमम करंट होगा। केस 1 लेता हूं यहाँ पे कि भाई अगर जो R है अगर वो काफी बड़ा है, किससे, n स्मॉल r से, अगर ये R काफी बड़ा है इससे, तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हम भूल जाएंगे। तो करंट कितना हो जाएगा आपका, करंट आपका हो जाएगा N टाइम्स ऑफ E अपॉन, इसको भूल जाएंगे अगर ये छोटा है तो, अपॉन R, ये हो गया। इसको लिखेंगे N टाइम्स ऑफ E अपॉन R, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, करंट सप्लाइड बाय सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल लगाते तो कितना करंट सप्लाई करता, वो E अपॉन R इतना करंट सप्लाई करता। तो अब N सेल लगाए हैं तो करंट कितना बढ़ गया, N टाइम्स बढ़ गया। अगर देखो एक बार फिर से सुन लो, अगर कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल सर्किट जिसमें वो कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, अगर उसकी रेजिस्टेंस काफी बड़ी है, किससे, टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस कॉम्बिनेशन की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल की नहीं, N टाइम्स है यहाँ पे, N टाइम्स का मतलब है पूरे कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर उससे काफी बड़ी है तो इसको क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में इसको ड्रॉप कर देंगे, भूल जाएंगे इसको। तो इसको भूल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, N टाइम्स ऑफ E अपॉन कैपिटल R। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, N को बाहर ले लिया, E अपॉन R। व्हाट इज E अपॉन R? E अपॉन R है एक सिंगल सेल जो करंट सप्लाई करता। अगर कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल सेल लगाते, जैसे ये लगा दिया, तो ये कितना करंट सप्लाई करता, E अपॉन R इतना करंट सप्लाई करता। तो यहाँ पे देखो अगर ये है, अगर कैपिटल R काफी बड़ा है, टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आपका जो करंट है वो N टाइम्स हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, N टाइम्स। तो करंट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, करंट विल बी मैक्सिमम, I will be maximum। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन
कि सीरीज कॉम्बिनेशन है एन सेल का, उसमें आपका करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम जब होगा जब एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस काफी बड़ी होगी, किससे? आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सेल की, जो सभी सेल की जो टोटल रेजिस्टेंस है उससे अगर बड़ी है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अदरवाइज अगर दूसरा केस ले लो, केस टू मैं ये लेता हूं कि आपका जो एन आर है वो काफी बड़ा है आर से, अगर आपका ये बड़ा है, इसको उल्टा ले लिया मैंने इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा? इसको भूल जाएंगे, इसको क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो आई किसके बराबर हो जाएगा? आई आ जाएगा आपका एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या हो गया? एक सिंगल सेल जो करंट सप्लाई करेगा, एक सिंगल सेल जो करंट सप्लाई करेगा। तो आपने एन सेल भी लगा लिए और करंट अभी भी हमें उतना ही मिल रहा है जितना एक सेल देता। करंट अभी भी कितना मिल रहा है? जो एक सेल लगाते तब मिलता। तो क्या फायदा हुआ लगाने का? मतलब इसमें करंट हमारा मैक्सिमाइज नहीं हुआ, करंट हमारा मैक्सिमाइज नहीं हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमाइज कब होगा? जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है इनका। ओके।